तो चलिए आज एक बहुत बड़े क्या हो अगर वाले सवाल पर बात करते हैं। सोचिए एक ऐसा फैसला जो सिर्फ एक रात में करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। आज हम इसी दुनिया में उतर कर देखेंगे कि अगर भारत में तंबाकू और शराब पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए तो असल में होगा क्या। जरा सोच कर देखिए। आधी रात का वक्त है और अगली सुबह हर टीवी स्क्रीन पर, हर फोन पर बस यही एक खबर है। अब से ना कोई सिगरेट, ना कोई शराब, कुछ भी नहीं। और इस एक खबर के साथ ही पूरे देश में एक सवाल गूंजने लगता है। क्या ये फैसला देश को बचाएगा या फिर तोड़ कर रख देगा? देखिए, इस फैसले का जो सबसे पहला और सबसे तेज असर होगा वो किसी कानून या अर्थव्यवस्था पर नहीं, बल्कि सीधे इंसान के शरीर और दिमाग पर होगा। ये सिर्फ एक आदत छोड़ने जैसा नहीं है, नहीं, ये एक जैविक जाल के अचानक खटाक से बंद हो जाने जैसा है। असल में लत कोई बुरी आदत या कमजोरी नहीं होती। ये तो एक बायोलॉजिकल ट्रैप है, एक जाल। होता क्या है कि जब कोई सिगरेट पीता है तो निकोटीन दिमाग में जाकर खुशी वाले केमिकल यानी डोपामाइन को रिलीज करता है। धीरे धीरे दिमाग खुद से वो खुशी बनाना ही भूल जाता है और पूरी तरह से उस बाहरी चीज पर निर्भर हो जाता है। अब सोचिए, देश में करोड़ों लोग हैं जो हर रोज इन चीजों को ले रहे थे और अचानक एक झटके में उन्हें यह मिलना बंद हो जाता है। जानते हैं क्या होता है? उनका दिमाग और शरीर एक गहरे सदमे में चला जाता है। ये सिर्फ आदत नहीं टूट रही, ये दिमाग का पूरा सिस्टम ही ब्रेकडाउन हो रहा है। और इसके बाद जो शुरू होता है उसे कहते हैं विड्रॉल। इसकी शुरुआत होती है घबराहट और डिप्रेशन से। फिर शरीर कांपने लगता है, रातों की नींद उड़ जाती है, दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं। और कुछ मामलों में तो हालत इतनी खराब हो जाती है कि लोगों को वो चीजें दिखने और सुनाई देने लगती हैं जो असल में हैं ही नहीं। इस हालत में इंसान की पूरी दुनिया, उसकी पूरी तड़प बस इसी एक लाइन में सिमट कर रह जाती है। ये एक ऐसी जंग है जो लाखों लोग अपने दिमाग के अंदर लड़ रहे होते हैं और यहीं से इस कहानी का एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक चैप्टर शुरू होता है। क्योंकि एक नियम है जो हमेशा हमेशा काम करता है। जहां मांग होती है वहां सप्लाई अपना रास्ता खोज ही लेती है, फिर चाहे वो रास्ता कितना भी अंधेरा और खतरनाक क्यों ना हो। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये सब कितनी तेजी से होता है। पहले कुछ दिन तो सदमे और अफरा तफरी में निकल जाते हैं, लेकिन सिर्फ 30 दिनों के अंदर एक पूरी की पूरी नई अंडरग्राउंड दुनिया, एक ब्लैक मार्केट खड़ी हो जाती है। और देखते ही देखते 100 दिनों के अंदर इस पर बड़े बड़े क्रिमिनल गैंग्स का कब्जा हो जाता है। और जहां भी इतना अवैध पैसा होता है वहां पीछे पीछे अपराध भी आता है। बड़े पैमाने पर स्मगलिंग शुरू हो जाती है, शहरों में हिंसक गैंग पैदा होने लगते हैं और भ्रष्टाचार वो तो सिस्टम में ऊपर से लेकर नीचे तक फैल जाता है। पुलिस और माफिया के बीच एक न दिखने वाली जंग छिड़ जाती है। लेकिन इस ब्लैक मार्केट का सबसे खतरनाक पहलू तो अब सामने आता है, जब क्वालिटी कंट्रोल नाम की कोई चीज ही नहीं बचती। अब जो शराब या तंबाकू बिक रहा है वो असली है या नकली, अच्छा है या जहरीला, ये किसी को नहीं पता। और इसका नतीजा बहुत भयानक होता है। नकली शराब जिसमें जहरीले केमिकल्स मिले होते हैं वो लोगों की जान लेने लगती है। अस्पतालों में डॉक्टर्स सिर्फ एक ही बात कह पाते हैं, ये शराब नहीं, ये तो जहर था। बैन ने लत को खत्म नहीं किया, उसने उससे और भी जानलेवा बना दिया। अब ये संकट सिर्फ गलियों तक नहीं रहता, ये पूरे देश को 3 बड़े सवालों के बीच लाकर खड़ा कर देता है और समाज को बांट देता है: स्वास्थ्य, आज़ादी और अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो तस्वीर काफी उलझी हुई है। एक तरफ सरकार को टैक्स का भारी नुकसान होता है, लाखों लोगों की नौकरियां चली जाती हैं और तंबाकू उगाने वाले किसान बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लंबे समय में देखें तो हेल्थ केयर पर देश का खर्च कम हो जाता है और लोग ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या लंबे फायदे के लिए इतना बड़ा तात्कालिक नुकसान उठाना सही है? और इसी सवाल पर आकर पूरा देश वैचारिक रूप से 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक खेमा कहता है कि ये पब्लिक हेल्थ के लिए उठाया गया एक बहुत जरूरी कदम है, तो दूसरा खेमा कहता है कि ये व्यक्तिगत आज़ादी पर सीधा हमला है। आखिर सरकार को ये हक किसने दिया कि वो बताए कि कोई क्या पिएगा और क्या नहीं? इस बहस और बढ़ते हुए अपराध को देखकर सरकार और भी सख्त हो जाती है। नए और भी कड़े कानून बनते हैं, सजाएं बढ़ा दी जाती हैं और हर तरफ निगरानी तेज कर दी जाती है। लेकिन सवाल वही है, क्या इससे समस्या सच में हल हो रही है या सिर्फ उसे और दबाया जा रहा है? चलिए अब जरा वक्त में आगे चलते हैं। मान लीजिए इस फैसले को कई दशक बीत चुके हैं। अब देखते हैं कि नतीजा क्या निकला। क्या समाज उस गहरे सदमे से कभी उभर पाया? वक्त के साथ
सिस्टम को एक बात समझ आती है कि इस समस्या का हल सजा में नहीं बल्कि इलाज और सहारे में है। देश भर में बड़े बड़े रिहैब सेंटर खुलते हैं, थेरेपी को बढ़ावा दिया जाता है और मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात होने लगती है। लोग अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। तो अब 20 साल बाद की कल्पना कीजिए। एक पूरी नई पीढ़ी जवान हो चुकी है। अब का भारत कैसा दिखता है? 20 साल बाद का भारत शायद दुनिया के सबसे हेल्दी देशों में से एक है। पब्लिक हेल्थ बहुत बेहतर हो चुकी है। कैंसर, दिल की बीमारियां, ये सब बहुत कम हो गई हैं। वर्कफोर्स पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और फोकस्ड है। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी पीढ़ी है जिसने शायद सिगरेट की गंध तक महसूस नहीं की। सुनने में ये सब एक सपने जैसा लगता है ना? लेकिन जैसा कहते हैं, हर कहानी का एक और पहलू होता है। इस आदर्श समाज ने भी एक कीमत चुकाई है, एक ऐसी कीमत जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इंसानी दिमाग की एक फितरत है, जो एक लत खत्म होती है तो वो कोई दूसरी ढूंढ लेता है। समाज अब एक नई तरह की लत से जूझ रहा है। डिजिटल एडिक्शन, ऑनलाइन गेमिंग और स्क्रीन पर पूरी तरह निर्भरता। जैसा कि एक माँ कहती है, शराब तो नहीं लेकिन ये भी कुछ कम खतरनाक नहीं है। और ये हमें इस कहानी की अंतिम हकीकत पर ले आता है। एक तरफ हमें मिला एक स्वस्थ भारत जो मजबूत है, हेल्दी है और फोकस्ड है, लेकिन दूसरी तरफ है एक नियंत्रित भारत, एक ऐसा समाज जिसे अब सरकारी कंट्रोल और सीमित आज़ादी की आदत पड़ चुकी है। सवाल यह है कि क्या एक को पाने के लिए दूसरे को कुर्बान करना सही था? तो आखिरकार पूरी बहस इसी एक सवाल पर आकर टिक जाती है, क्या ज्यादा जरूरी है, एक स्वस्थ समाज या फिर व्यक्तिगत चुनाव का अधिकार, हेल्थ या चॉइस? और अंत में शायद सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या इस बैंड ने देश को एक स्वर्ग की ओर धकेला या फिर उसे एक नए अनदेखे जाल में फंसा दिया? इसका जवाब शायद सिर्फ वक्त